हेलो डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन में डायनामिक्स वाले कुछ क्वेश्चन आज हम और पढ़ने जा रहे हैं। डायनामिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन लेक्चर नंबर 4, सर्कुलर मोशन डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो देखिए, इसमें ऐसी सिचुएशन है कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है और उसके ऊपर हमने एक रिंग रखी है। तो उसका वेट तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा और इस रिंग का मास आपको दिया है m, रेडियस आपको दिया है r और इसको अपनी खुद की वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से हम रोटेट कर रहे हैं। इसको ऐसा रोटेट करके छोड़ दिया तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो आपको फाइंड करना है टेंशन इन इट। अब सवाल ये उठता है कि इसमें टेंशन आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्यों आएगा। तो उस चीज़ को समझना, मैं यहाँ पर एफबीडी बनाता हूँ। ये रिंग है, रिंग का एक एलिमेंट मैंने कंसिडर किया जो सेंटर पे डी थीटा प्लस डी थीटा 2d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो वो जो एलिमेंट है वो यहाँ इतना है, ठीक है। अब इस एलिमेंट पर रिंग के जो बाकी बचा हुआ भाग है ना, उसके कारण इस तरफ टेंशन इधर से लगेगा T और इधर से भी लगेगा T। रेडियस इसका R है और इसका मास मान लीजिए कि dm है। तो dm कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो ये आर्क है जो कि 2d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। रेडियस r का एक आर्क है। तो मैं समझाता हूँ, समझना, 1 मिनट बाद ज़रा ध्यान से सुनना। ये d थीटा है तो ये एंगल भी d थीटा होगा, ये एंगल भी d थीटा होगा, क्योंकि इसको यहाँ 90 है। जब आप ऐसा वर्टिकल कर देंगे तो ये टेंशन वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो जितना आपने इसको इधर रोटेट किया उतना ये इधर रोटेट हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से समझ सकते हैं, डी थीटा एंगल है। अब इस एलिमेंट पर ये टी के दो कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे और सेंटर की तरफ टी साइन डी थीटा 2t साइन डी थीटा सेंटर की तरफ लगेगा, जो इस dm को ओमेगा स्क्वायर r देगा। सर्कुलर मोशन कर रहा है ये ग्राउंड फ्रेम में ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये 2t साइन डी थीटा फोर्स देगा। तो ये 2t साइन डी थीटा फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब इसको समझना कि ये कैसे आया। तो देखिए, सोचिए कि हम 20 लोग मिलकर ह्यूमन चेन बनाएं, ऐसी सर्कुलर ह्यूमन चेन बनाएं, ठीक है। और किसी पार्क में जाते हैं जहाँ पर कि एक ऐसा हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है। आपने देखा होगा ना, हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल, ऐसा झूला, एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर कुछ घोड़े वोड़े ये वो लटका देते हैं, लगा देते हैं, उसके ऊपर बच्चे बैठ जाते हैं और फिर वो टर्न टेबल रोटेट होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। तो हम उसकी पेरीफेरी पर, उस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, सर्कुलर प्लेटफॉर्म की पेरीफेरी पर ऐसा ह्यूमन चेन बना के, ऐसा एक सर्कल बना के खड़े हो गए। मैं, वो एलिमेंट dm। तो जैसे ही ये घूमना शुरू होगा, ओमेगा बढ़ना शुरू होगा, तो एक एक्सपांशन ऑफ द रिंग की फीलिंग आएगी। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई कस के हाथ पकड़ रखना, तू भी कस के हाथ पकड़ रखना, सब एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ रखो, जितना भी ओमेगा बढ़ाना है बढ़ा लो, हमारी रिंग नहीं टूटेगी। तो मैं dm, मुझ पर इधर लग रहा है एक टेंशन T, इधर लग रहा है एक टेंशन T। उसका टी कॉस डी थीटा कैंसिल हो गया और 2t साइन डी थीटा टुवर्ड्स सेंटर मुझे सर्कुलर मोशन करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है,
तो ये 2t sin d थीटा इस dm को ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है। अब चूँकि एंगल छोटा है d थीटा, तो sin d थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ओनली d थीटा। यहाँ से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, m/पाई d थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। अब आपको निकालना है t, तो 2d थीटा से यहाँ एक d थीटा कैंसिल होगा, 2 बचेगा, तो क्या आएगा आंसर, m ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई। ये टेंशन इन द रिंग आ गया। तो कभी भी ऐसा रिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार का एलिमेंट चूज़ करना होगा। इलास्टिसिटी के चैप्टर में ये एक बार फिर से आएगा। ये इलास्टिक स्ट्रिंग से बनी हुई रिंग मानेंगे तो क्या होगा कि उसका रेडियस बढ़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, यंग्स मॉडुलस लगाएंगे उसमें। तो ये क्वेश्चन एक बार आपको फिर से देखने को मिलेगा। अभी हम टेंशन निकाल रहे हैं, टेंशन m ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई आ गया। इसको यहाँ ऐसा घुमा रखा है अपन ने, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब वेट तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल ए रॉड ऑफ मास m, लेंथ l is rotated about a vertical axis passing through one of its ends with angular speed omega। ये आपको दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको फाइंड करना है टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बताओ, जैसे जैसे हम x बढ़ाएंगे तो टेंशन का क्या होगा, x बढ़ाएंगे तो टेंशन कम होगा। कैसे, मान लीजिए कि एक बच्चा है, उस बच्चे के हाथ पकड़ के ऐसे गोल घुमाओ तो उसके हाथ में ज़्यादा टेंशन आएगा। सोच के देखो, एक बच्ची है, उसके पैर पकड़कर उसको ऐसे गोल घुमाओ तो उसके बालों में कोई ऐसा टेंशन नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके बाल पकड़कर, उसकी चोटी पकड़कर ऐसा गोल घुमाया तो उसके बाल निकलने की संभावना है सिर में से, मतलब टेंशन यहाँ ज़्यादा आ रहा है। तो इस एंड पर टेंशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो टेंशन है वो इस बाकी के पूरे मास को सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बनने वाला है। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो इसके बाद कोई मास है ही नहीं, तो जब x इक्वल टू एल होगा, जब x इक्वल टू एल होगा तब वहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा। जैसे कि उस बच्ची के अगर पैर पकड़ के हमने घुमाया होता तो उसके बाल हवा में लहराते, वो कोई टूट के थोड़ी उखड़ जाते। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हमको खुद समझनी होगी, ये दी नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देख, इस रॉड की एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर ओमेगा, यहाँ से डिस्टेंस x पर एक dx लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करो। तो ये वो एलिमेंट है। अब कैलकुलस ये कहता है कि x के करस्पॉन्डिंग टेंशन हमको मानना होगा t, और x प्लस डी एक्स के करस्पॉन्डिंग हमको टेंशन मानना होगा t प्लस डी टी। भाई x के करस्पॉन्डिंग y और x प्लस डी एक्स के करस्पॉन्डिंग y प्लस डी वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मतलब ये डी टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, ये तो बात की बात है। पर मानते कैसे हैं, x के करस्पॉन्डिंग y और x प्लस डी एक्स के करस्पॉन्डिंग y प्लस डी वाई। तो यहाँ x डिस्टेंस पर टेंशन यहाँ t है और x प्लस डी एक्स के करस्पॉन्डिंग टेंशन t प्लस डी टी है। मतलब मैं इस अकेले एलिमेंट का एफ बनाऊँ तो इस पर इधर ऐसा t लग रहा है और इधर t प्लस डी टी, और बाकी बची हुई जो रॉड इधर की, इस पर t प्लस डी टी ऐसा लगेगा। ठीक है ना, और बाकी बची हुई जो रॉड है इधर की,
इस पर t ऐसा लगेगा और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ गए बात को? तो इस एलिमेंट की बात चल रही है। इस एलिमेंट पर नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना है? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, एफ नेट टुवर्ड्स सेंटर ऑन दिस एलिमेंट, यह है t माइनस टी प्लस डी टी, टी इधर और t प्लस डी टी इधर, मतलब ये माइनस डी टी फोर्स है जो कि इस dm, मास ऑफ एलिमेंट इज dm, इस dm को सर्कुलर मोशन करा रहा है x रेडियस के सर्कल में ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना? ओमेगा स्क्वायर x। इसको एक पार्टिकल के रूप में सोचो, ये x रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ओमेगा स्क्वायर x होगा। अब dm की जगह क्या लिख सकता हूँ? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखो डी टी बाई डी एक्स क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। डी टी बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब x बढ़ेगा तो t कम होगा। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे क्या निकालना है? t। तो मैंने इसको इंटीग्रेट करा दोनों साइड को, तो एक तरफ ही डी टी, इस माइनस को उधर ले गया मैं, और इधर m ओमेगा स्क्वायर l x डी एक्स, फिर माइनस यहाँ ले आया, ऐसा दोनों साइड इंटीग्रेट करा। अब मुझे एक लिमिट पता है कि x की वैल्यू जब l होती है तब टेंशन 0 होता है, और x इक्वल टू x पर टेंशन मान लो t है, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा? m ओमेगा स्क्वायर, इससे इंटीग्रल आएगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 मैंने यहाँ ले लिया, और माइनस से लिमिट इंटरचेंज कर दी, तो ये l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया। तो ये मेरे पास टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया एज ए फंक्शन ऑफ x। तो एट ए डिस्टेंस x देखिए टेंशन कितना आ रहा है। अब अगर x इक्वल टू एल रख दूँ तो टेंशन क्या हो जाएगा? 0। x इक्वल टू 0 रख दूँ तो टेंशन कितना हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। मतलब इस पूरी रॉड को अगर मैं यहाँ इसके मिड पॉइंट पर l बाई 2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास के रूप में रखा मानूँ और इसको सर्कल में घुमाऊँ तो टेंशन कितना आएगा? तो टेंशन आएगा m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। तो पूरी रॉड के लिए अगर आप कंसीडर करोगे x इक्वल टू 0 रखोगे तो इस प्रकार से m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 आएगा। लेकिन ये इंटीग्रेशन वाली मेथड ज़्यादा सही है, तो हमने इंटीग्रेशन से प्रॉपरली उसको निकाला। और ये क्वेश्चन भी आपको इलास्टिसिटी के चैप्टर में फिर से एक बार देखने को मिलेगा, जिसमें कि इस टेंशन के कारण इसमें एक्सटेंशन आएगा, ये इलास्टिक होगी, मतलब इसकी लेंथ बढ़ सकती है। अभी तो ये रिजिड रॉड मान के चल रहा हूँ मैं, फिर उसकी लेंथ बढ़ सकेगी तो कितनी लेंथ इंक्रीमेंट होगा, ऐसा क्वेश्चन इलास्टिसिटी के चैप्टर में बनेगा। अगली सिचुएशन देखिए, एक ऐसा स्मूथ इन्वर्टेड कोन है और हाइट h पर वर्टेक्स है, हाइट h पर एक पार्टिकल को ऐसा वेलोसिटी दिया कि वो यहाँ सर्कुलर मोशन करने लगा। म्यू क्या है? 0 ऑन इनर सरफेस ऑफ स्मूथ inverted cone, a particle is moving in horizontal circle at height h above vertex. Find its speed.
ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो इसका एफबीडी बनाओ। इसके एफबीडी में एक फोर्स तो ग्रेविटी का लगेगा mg, और इंक्लाइंड सरफेस स्मूथ है, वहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। अब ये एंगल को मान लो कि ये थीटा है, दिया नहीं है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये मान लीजिए कि v स्पीड से, इसकी स्पीड कितनी है v स्पीड से h हाइट पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, और वर्टिकली ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो n का वर्टिकल कंपोनेंट n साइन थीटा तो वेट को बैलेंस कर लेगा, और n कॉस थीटा इस m को v²/r, जहाँ की r क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसा देगा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू g/v², और ये r ऊपर। अब मुझे निकालना है v, तो v² इज इक्वल टू g/r cot थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में cot थीटा कितना है, तो मैंने देखा cot थीटा मतलब बेस h अपॉन परपेंडिकुलर r, तो मैंने cot थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर ऐसा रख दिया, तो v कितना आ गया, √/gh। तो मुझे h हाइट दिया हुआ था, और मैंने हाइट h के अकॉर्डिंग स्पीड उसकी निकाल दी। मतलब अगर आपको इसको और ऊपर ले जाना है, h और ज़्यादा करना है, तो आपको स्पीड ज़्यादा देना पड़ेगी। स्पीड कम करोगे तो ये नीचे आने लगेगा, स्पीड बढ़ाओगे तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अगली सिचुएशन देखिए। एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। जैसे वो पहले के ज़माने में ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर का रिकॉर्ड रोटेट होता था, और उससे r डिस्टेंस पर m मास का एक ब्लॉक रखा है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड दिस टर्न टेबल मान लीजिए म्यू है। अब ये टर्न टेबल घूम रहा है, ये ब्लॉक भी उसके साथ घूम रहा है, r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो आपसे पूछा है फाइंड ओमेगा एट विच ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग। तो इसका एफबीडी बनाओ। इसको सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, तो मैंने इसका एफबीडी बनाया। इसका एक तो वेट होगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन होगी n, और एक फ्रिक्शन लगेगा जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन Fs, स्टैटिक, स्लाइडिंग नहीं हो रही। तो हम क्या कहेंगे कि वर्टिकली तो नॉर्मल रिएक्शन ने इसके वेट को बैलेंस कर लिया, और हॉरिजॉन्टली नेट अनबैलेंस फोर्स जो है वो Fs स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो इस m को ω²r दे रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विच कैन बी जनरेटेड होना चाहिए। जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना अवेलेबल भी तो होना चाहिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन m ω² मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम विच कैन बी जनरेटेड। तो वो कितना होगा, म्यू n नॉर्मल रिएक्शन कितना है mg, तो ω², m से m कैंसिल हो गया, ω² शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू g अपॉन r, m से m कैंसिल हो गया।
तो इस प्रकार हमने ओमेगा की वो वैल्यू निकाली जहाँ तक कि स्लाइडिंग नहीं होगी। तो ओमेगा ग्रेटर देन रूट ओवर म्यू जी अपॉन आर पर स्लाइडिंग ऑकर्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइंड ओमेगा एट विच ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग। तो यहाँ तक तो स्लाइडिंग नहीं होगी, नो स्लाइडिंग, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज अवेलेबल। उसके बाद स्लाइडिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हॉरिजॉन्टल कर्व को कोई कार या व्हीकल नेगोशिएट करता है, हॉरिजॉन्टल कर्व को, तब अगर उसकी स्पीड ना बढ़ रही हो तो जो टायर और रोड है उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर लगेगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसा एक हॉरिजॉन्टल टर्न है, तो जब ये कार यहाँ से जा रही होगी तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, इसको एक सर्कुलर आर्क के रूप में हम मानेंगे। तो इस डायरेक्शन में इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सोचिए, अगर मान लीजिए मैं कार की बात कर रहा हूँ कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो, मतलब स्पीड ना बढ़ा रही हो, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन डायरेक्ट सेंटर की तरफ होगी और सिर्फ ए आर होगा, AT0। तो ये ए जो देगा एक्सेलरेशन वो ए आर है, इसमें वी कांस्टेंट है। मान लो वी बढ़ रहा है इस सर्कुलर मोशन पर, ये न सिर्फ कर्व को निगोशिएट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड कर्व है उसके लिए ये ऐसे जा रहा है। तो इसके पास एक v बढ़ने के लिए AT भी है और एक सर्कुलर मोशन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करने के लिए AR भी है। तो एक फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी है, F कह लो इसको, और एक फोर्स रेडियल डायरेक्शन में भी है। तो ये फोर्स कहाँ से अवेलेबल हो रहा है इसको? फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। और मान लो स्पीड अगर इसकी कम हो रही है, ये जा रहा है ऐसे, यहाँ है अभी ये, और इसकी स्पीड कम हो रही है, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए ये फोर्स m इंटू AT कितना हो जाएगा? ये m इंटू AT ऐसा लगेगा। और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो रेडियल डायरेक्शन में AR देने के लिए FR m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो है ही है। तो ये दोनों कंपोनेंट किस फोर्स के हैं? ये कौन सा फोर्स है जो कि इस तरह की डायरेक्शन में लग रहा है? तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। यहाँ स्पीड कम हो रही है, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कमाल देखा आपने। टायर और रोड के बीच में लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन या तो सेंटर की तरफ लगेगा तो V कांस्टेंट, अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक AT भी चाहिए, एक AR भी चाहिए, तो FS ऐसा लगेगा। और अगर स्पीड कम हो रही है तो AT और AR इस तरीके से होंगे कि AT वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तो फ्रिक्शन नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात और करता हूँ। तो मान लीजिए कि एक लेफ्ट हैंड हॉरिजॉन्टल कर्व नेगोशिएट कर रही है ये कार, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। अब इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज करने के लिए इधर एक रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए जो इसको रेडियल एक्सेलरेशन देगा AR। और अगर मान लीजिए इसकी स्पीड बढ़ रही है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है ना। V स्पीड से जा रहा है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इस डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल कंपोनेंट इसको AT देने के लिए होना चाहिए और इन दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स होगा। और वो नेट फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। वो फोर्स कहाँ से आएगा? वो स्टैटिक फ्रिक्शन है
वही स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ए एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर मतलब वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस मान लीजिए इसका रेडियस सर्कल का आर है, और ए टी, तो ए टी जो भी दिया हो वो आपको लेना होगा। ये आया ए स्क्वायर, तो ए हो जाएगा रूट ओवर वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। और ये एक्सेलेरेशन किससे मिल रहा है, एफ एस से। ये किससे मिल रहा है, एफ एस से। तो एफ एस इक्वल टू एम ए। अब इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि एफ एस अवेलेबल लिमिटिंग स्टैटिक से कम एफ एस है, तो हमारे पास वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर रूट ओवर इंटू एम। एम में ये फोर्स हो गया फ्रिक्शन का, ये लेस देन इक्वल टू म्यू एन। एन कितना है, एम जी, ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी का स्क्वायर। इससे आप चाहो तो म्यू मिनिमम निकाल सकते हो। म्यू मिनिमम क्या होगा, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर, और ये पूरे का रूट। अब अगर हम ये कहते हैं कि नहीं साहब स्पीड कांस्टेंट है, तब कितना म्यू चाहिए होगा एक हॉरिजॉन्टल कर्व को नेगोशिएट करने के लिए। तो मैंने कहा सपोज v इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ए टी जीरो हो जाएगा। ए टी जीरो हो जाएगा तो म्यू कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा रूट ओवर वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर। मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ऐसा हमारे पास रिलेशन आ गया। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो v स्पीड से इस कर्व को नेगोशिएट करने के लिए म्यू की वैल्यू इतनी होना चाहिए। और तब जो फिगर बनेगा उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन पूरा इधर ही लगेगा। ए टी तो है नहीं, तो सिर्फ इसने क्या देना है, ए आर। इधर क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन v, जो कि क्या है, कांस्टेंट, और सर्कल का रेडियस r है। तो दोनों सिचुएशन हो सकती है। जनरली आपसे यही पूछेंगे, पर अगर मान लीजिए स्पीड भी बदल रही हो तो आपको नेट एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, इस बात को समझते हुए ए की वैल्यू ऐसे निकालना होगी, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर रूट ओवर, और वो जो है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से एफ एस लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग म्यू मिनिमम की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर किसी व्हीकल को एक हॉरिजॉन्टल कर्व निगोशिएट करना है, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल दो तरह के कर्व होते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब या तो लेफ्ट टर्न लोगे आप या राइट टर्न लोगे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहे हो, हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाएगा। डिपर लगाते हैं ना अपन, इंडिकेटर, राइट साइड का इंडिकेटर लगाया तो राइट साइड मुड़ेंगे, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लगाया तो लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। डिपर तो वो होता है लाइट को कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर लगाकर अगर आप लेफ्ट राइट मुड़ रहे हो तो वो हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाएगा। और मान लीजिए ऐसा ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये वर्टिकल कर्व कहलाएगा। ठीक है ना, अभी हम हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहे हैं। तो अगर v स्पीड से हॉरिजॉन्टल कर्व को नेगोशिएट करना है तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ही इसको प्रोवाइड करेगा ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, और एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक। तो एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। एन कितना है, एम जी। तो हमें पता लगा
कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है ना। पर मान लीजिए कि स्थिति ऐसी है कि आपने अगर ये मान के कि म्यू इतना अपने को रखना है और रफनेस रोड की अपन ने डिफाइन कर ली और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल कर्व बना दिया कि जाओ भाई इस स्पीड वी से अब इस कर्व को नेगोशिएट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए किसी दिन बहुत बरसात है, ट्रक कार के टायर से कुछ मड निकलकर रोड पर आ रही है, रिमझिम बरसात हो रही है, वहाँ पे मिट्टी की एक स्लरी बन गई जिसमें कि फिसल सकते हैं। किसी ट्रक से ऑयल भी लीक हो रहा था तो ऑयल भी थोड़ा सा फैला हुआ है। अब उसी स्पीड वी से अगर अपन कर्व को नेगोशिएट करने गए तो वहाँ पर म्यू तो इतना अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो अपना को इतना स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा ही नहीं कि वो इस सर्कल में इसको घुमा दे। तो फिर क्या होगा, ये बाहर की तरफ स्लाइड करता हुआ निकल जाएगा। स्लाइड करना शुरू करा तो फिर तो उसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, तो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा। टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करेगा तो क्या होगा कि रोड के जो बाहरी किनारा है, रोड का जो बाहरी किनारा है वहाँ जाके टकराएगा। तो ऐसे ही तो होता है, जब गाड़ी स्लिप होती है तो आउटर साइड ऑफ द रोड पे जाके गाड़ी टकराती है, तो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा लगेगा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऐसी चली जाएगी टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करते हुए। तो वो स्थिति हम नहीं चाहते। अब म्यू के ऊपर डिपेंडेंस रोकने के लिए किसी भी सूरत हाल में गाड़ी को स्लिप नहीं होना है तो उसके लिए क्या करते हैं, बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है कि आउटर बैंक ऑफ द रोड इज रेज्ड ओवर इनर बैंक। जैसे आपने रेसिंग कार रेस देखी होगी तो उसमें क्या होता है, जब किसी कर्व से रेसिंग कार जारी होती है तो वो आउटर बैंक थोड़ा सा रेज्ड होता है, वैसे यूँ तिरछा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड कर्व है तो मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन काट के देखूँ रोड का, तो रोड का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि म्यू है ही नहीं, ऐसी बरसात हो रही है, ऐसा तेल, ऐसा कीचड़ फिसलन है रोड के ऊपर कि म्यू तो जीरो है। तो मैंने क्या करा कि आउटर बैंक ऑफ द रोड इज़ रेज्ड ओवर इनर बैंक। तो रोड की जो विड्थ है, मान लीजिए वो W है, तो W हम यहाँ रोड की विड्थ ले लेते हैं और ये हाइट h है। ये इनर बैंक है, ये आउटर बैंक है। गाड़ी ऐसी इसके ऊपर जा रही है v स्पीड से, लेफ्ट हैंड कर्व नेगोशिएट कर रही है। मास कितना है व्हीकल का, m। तो जब आप इसका एबीडी बनाओगे, म्यू तो है 0, ये मैंने एक पार्टिकल के रूप में देखा गाड़ी को, तो उसका एक फोर्स तो mg वेट नीचे लग रहा है और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन n ऐसा लग रहा है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। अब ये वर्टिकली ऊपर नीचे तो जा नहीं रही, ये हॉरिजॉन्टली r रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इस पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा AR होगा, जो कि A के बराबर है, क्योंकि AT तो 0 है, स्पीड तो V कांस्टेंट है। तो क्या बनेगी इक्वेशन कि वर्टिकली n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg, n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg, and horizontally n sin theta is providing required centripetal acceleration v square by r। मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड वहाँ पर r है, ये रेडियस r है, ठीक है ना। अब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे बैंकिंग एंगल मिल जाएगा थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इतना एंगल पर अगर आप इसको रेस कर दो, tan थीटा यहाँ पर नियरली h/w हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा म्यू आ रहा था यहाँ वी स्क्वायर बाई आर जी मिनिमम, वही यहाँ पर tan थीटा भी आ रहा है वी स्क्वायर बाई आर जी। तो म्यू का काम कौन कर दे रहा है, हमारा tan थीटा। तो tan थीटा
डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और म्यू भी एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। म्यू क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन। तो म्यू क्या है, एफ एस अपॉन एन, फोर्स अपॉन फोर्स। तो ये भी यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। टेन थीटा भी यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दोनों की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर जी आ रही है, याद करने में आसान है। तो अगर फ्रिक्शन है अवेलेबल तो म्यू कम से कम इतना होना चाहिए वी स्पीड से हॉरिजॉन्टल कर्व को निगोशिएट करने के लिए। और फ्रिक्शन अगर नहीं है, बिल्कुल जीरो, तो फिर आपको ये इसको थीटा एंगल पर आउटर बैंक को रेस करना होगा ओवर इनर बैंक, और ये बैंकिंग एंगल कहलाता है या एंगल ऑफ बैंकिंग कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है टू रेज आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इनर एज, आउटर बैंक ऑफ द रोड ओवर इनर बैंक, इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है। अच्छा, अभी एक और बात समझना, कभी कभी क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो इसका स्लोप है वो 1 in n है, 1 in n। इसका मतलब समझते हो, 1 in n का मतलब कि 1 वर्टिकल राइज होगा n हॉरिजॉन्टल चलने पर, मतलब ये 1 होगा, ये n होगा। तो बताओ tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा 1/n होगा। और थीटा अगर बहुत छोटा है तो sin थीटा भी हम नियरली 1/n मान सकते हैं। और sin थीटा यहाँ से देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब h अपॉन w जो है वो 1/n आ गया। तो h अपॉन w 1/n है, तो h अपॉन w v स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा। तो अगर आपको w पता है तो कितना हाइट इसको रेस करना पड़ेगा, तो w में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, v स्क्वायर बाई आर जी से। तो आपको हाइट टू बी रेज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पेवमेंट विड्थ पता पड़ जाएगी। ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व को निगोशिएट करना है स्पीड v से, और इसका रेडियस है r। तो अगर बैंकिंग ना की जाए, नो बैंकिंग, केस 1, तो म्यू कितना रिक्वायर्ड होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है। अगर म्यू हम 0 लेकर चलें, देन एंगल ऑफ बैंकिंग कितना रिक्वायर्ड होगा, tan थीटा इज इक्वल टू या ग्रेटर देन वी स्क्वायर अपॉन आर जी। पर अब इसमें एक समस्या है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि म्यू 0 हो, एकदम परफेक्टली स्मूथ तो हमें मिलेगा नहीं। एग्जैक्टली अगर हम म्यू 0 मानकर चल रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो हमको tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी लेना पड़ेगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है। इसमें क्या दिक्कत आएगी कि मान लीजिए म्यू आपने 0 मान लिया, अभी बॉडी है यहाँ, इस पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक mg लग रहा है। ठीक है। और गाड़ी में बैठकर ही गाड़ी का एफबीडी बना रहा हूँ, तो एक सूडो लगेगा, तो सूडो बाहर की तरफ m इंटू वी स्क्वायर बाई आर ऐसा लगा दिया, तो ये बॉडी मुझे रेस्ट में दिखेगी, ना ये वर्टिकली ऊपर जा रही है, ना ये हॉरिजॉन्टली कहीं जा रही है, ये मुझे रेस्ट में दिखेगी। तो क्या होगा कि अलोंग द इंक्लाइन सूडो का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा अप द इंक्लाइन, और एम जी का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा, ये एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। अगर आपने गलती से v बढ़ा दिया तो ये ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाएगी, और कभी गलती से आपने वहाँ पर गाड़ी बंद हो गई, आपकी v कम हो गया, v 0 हो गया, तो ये एम जी साइन थीटा इसको नीचे स्लाइड करके ले आएगा। तो ऐसी सिचुएशन बनाना
कि साहब म्यू मैंने बिल्कुल जीरो ले लिया है, अब आप इसको पर्टिकुलर स्पीड v से सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी इस कर्व को नेगोशिएट करो। तो एक डिफ़िकल्टी कि किसी की गाड़ी अगर बंद हो गई वहाँ पर या स्पीड कम हो गई तो वो नीचे की तरफ स्लाइड करना लगेगी। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, तो प्रैक्टिकली थर्ड सिचुएशन होती है। थर्ड सिचुएशन होती है कि कुछ तो म्यू भी मानो, भले ज़्यादा मत मानो, कम मानो, और कुछ थीटा भी रखो, बैंकिंग भी करो। तो वहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एंड मिनिमम परमिसिबल स्पीड ऐसी एक रेंज आ जाती है, और उसको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा कि अगर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकालना है वी मैक्स, तो वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ऐसा आ जाएगा। और मिनिमम परमिसिबल स्पीड के केस में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दो, म्यू की जगह माइनस म्यू कर दो, तो वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी की वैल्यू टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ऐसा आ जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो सबसे पहले आप देखना कि इन तीन में से कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अगर उसमें कोई बैंकिंग नहीं बताई हुई है तो वो आपसे म्यू पूछेगा, तो म्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड वी स्क्वायर बाई आर जी, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर म्यू जीरो एज्यूम करा हुआ है और एंगल ऑफ बैंकिंग पूछ रहा है तो एंगल ऑफ बैंकिंग पर्टिकुलर वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी लेना। और तीसरा केस कि वहाँ म्यू भी है और थीटा भी है और वो मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड परमिसिबल ऑन द कर्व टू निगोशिएट पूछ रहा है, तो ये फार्मूला लगाना, टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होता है ना, उस टाइप से याद कर लो, टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए टेन बी। म्यू क्या है, टेन थीटा जैसा ही काम कर रहा है, अभी बात करी थी अपन ने, यहाँ म्यू है ये, यहाँ पे टेन थीटा है ये, तो म्यू और टेन थीटा भाई भाई हैं, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, इस टाइप से वी मैक्स आएगा। और म्यू की जगह माइनस म्यू रखोगे, म्यू की जगह माइनस म्यू रखोगे, पॉइंट टू बी नोटेड, तो ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा। अब ये कैसे आया उसको अपन डिराइव कर लेते हैं, इसके लिए मैं बोर्ड को क्लीन करता हूँ। तो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो क्या होगा, तो स्लाइड हो जाएगी, स्लाइड होकर किधर जाएगी, स्लाइड होकर बाहर ही जाएगी, आउटर बैंक की तरफ। तो इसका एफबीडी बनाओ, तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा ले रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले रखा है, यहाँ पर बॉडी है, ये उसका वेट mg है, ये नॉर्मल रिएक्शन है वर्टिकल से थीटा एंगल पर, और ये सूडो है m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, लेफ्ट हैंड कर्व है ऐसा, ठीक है ना। तो सूडो बाहर की तरफ लगा दिया अपन ने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्ड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये थीटा है तो ये थीटा है। अब अलॉन्ग द इंक्लाइन हमने देखा था कि एम वी स्क्वायर बाई आर का कंपोनेंट ऊपर ले जाना चाहता है और एम जी का कंपोनेंट इसको नीचे लाना चाहता है, वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये बाहर ऊपर की तरफ आउटर बैंक की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो वी मैक्स के लिए फ्रिक्शन अगर है तो वो हेल्प करेगा कि स्लाइडिंग ना हो, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है कितना, म्यू इंटू एन, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो पहले तो मुझे n निकालना पड़ेगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन निकलेगा। तो मैंने इसको वर्टिकली नेट फोर्स 0, हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स 0, ऐसे दो इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कार में बैठ के कार का एफबीडी बनाया हूँ सूडो लगा के, तो वो मुझे रेस्ट में दिख रही है, इक्विलिब्रियम में। तो वर्टिकली में क्या लिख सकता हूँ, एक तो n का कंपोनेंट ऊपर की तरफ n cos थीटा, और सूडो का कंपोनेंट नीचे की, फ्रिक्शन का कंपोनेंट नीचे की तरफ म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी। नेट फोर्स वर्टिकली 0 हो गया,
हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड कितना है, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, और बाहर की तरफ राइटवर्ड एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर, एन साइन थीटा और म्यू एन का कॉस थीटा, ये दोनों लेफ्टवर्ड है, और राइटवर्ड क्या है, एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। अब मुझे इसको डिवाइड करना है क्योंकि मुझे एन नहीं चाहिए, एन को मुझे हटाना है। तो एक काम करो, इसको इधर ला के लिख लो। तो क्या लिखेंगे, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, लिख सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये यहाँ से इसको ऐसे लिखा अपन ने। अब अपन इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 ऐसा करेंगे तो n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब कॉस थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर दो, नीचे भी डिवाइड कर दो, तो ये दिखेगा टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और इस प्रकार ये डिराइव हो गया। ये मैक्सिमम स्पीड के लिए, मतलब कि इसकी टेंडेंसी क्या है, स्लाइडिंग अप। मान लीजिए कि मिनिमम स्पीड की बात कर रहे होते तो क्या होता, mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा नीचे की तरफ स्लाइड करके ला रहा होता और ये सूडो का कंपोनेंट कम पड़ जाता क्योंकि v कम है। तो फ्रिक्शन किधर लगता, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूरा FBD ऐसा ही होता, लेकिन सिर्फ ये फ्रिक्शन म्यू एन जो अभी नीचे की तरफ लग रहा है ये अप द इंक्लाइन लगता। अप द इंक्लाइन लगता मतलब कि जहाँ म्यू लिखा है वहाँ माइनस म्यू लिख लो, जहाँ म्यू लिखा है वहाँ माइनस म्यू लिख लो। तो आप इसमें माइनस म्यू लिख कर जब करोगे तो ये तो मैक्सिमम के लिए आया है, मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा, वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। डिनोमिनेटर भी छोटा हो गया, सॉरी न्यूमरेटर छोटा हो गया कंपैरेटिवली और डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो कुल मिलाकर ये क्वांटिटी कम आएगी। तो ये वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी के लिए फार्मूला डिराइव हो गया। तो एक फार्मूला ये हमने निकाला, एक फार्मूला ये निकाला। तो 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई। पहली सिचुएशन में बैंकिंग नहीं है, सिर्फ म्यू पर डिपेंडेंस है, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। दूसरे में सिर्फ बैंकिंग करी अपन ने, म्यू 0 है तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और तीसरे केस में ये वी स्क्वायर बाई आर जी ना तो टेन थीटा है ना म्यू है। देखो अगर मान लो कि टेन थीटा को 0 कर दिया तो पहला केस बन जाएगा थीटा 0 है, तो थीटा 0 करोगे टेन 0 0 होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू म्यू आ जाएगा। दूसरे केस में अपन ने म्यू 0 किया था, तो यहाँ म्यू 0 करके देखो तो वी स्क्वायर बाई आर जी टेन थीटा बन जाएगा। और तीसरे केस में थीटा भी है और म्यू भी है, तो ये 2 वैल्यूज़ आएंगी, मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड्स परमिसिबल टू निगोशिएट ए हॉरिजॉन्टल कर्व। इस तरह से ये बैंकिंग ऑफ कर्व 3 स्टेप में 3 केसेस बनते हैं। ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। अगला केस है डेथ वेल का, मौत का कुआं। सर्कस में होता है ऐसा सिलेंड्रिकल एक रूम है और इसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पर v स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये वर्टिकल वॉल पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये स्लाइड होकर नीचे नहीं गिरता अपने वेट के कारण। ऐसा इसलिए कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है इससे और ये नीचे की तरफ mg फोर्स लगता है, तो स्लाइड ना हो इसलिए फ्रिक्शन स्टैटिक mg के बराबर ऊपर लग जाता है। ग्राउंड फ्रेम में FBD बनाया मैंने, इस ब्लॉक का मास m है या ये बाइक का मास m है, तो इस सिलेंडर का रेडियस मान लो r है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि n इसको क्या दे रहा है, तो ये v स्पीड से मान लीजिए घूम रहा है,
क्या स्पीड से घूमे, यही तो हमारे मन में प्रश्न है कि क्या स्पीड से मोटरसाइकिल को चलाए कि ये नीचे ना गिरे। तो n इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर ऐसा हो जाएगा। अच्छा, फ्रिक्शन कितना होता है तो यहाँ फ्रिक्शन mg के बराबर होगा, तभी तो ये स्लाइडिंग को रोकेगा। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमको चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए, लिमिटिंग स्टैटिक से ज़्यादा ना हो जाए कहीं। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है उसकी वैल्यू तो फिक्स है, कितनी, म्यू एन। तो एन कितना होगा, एन तो हमें पता है m इंटू वी स्क्वायर बाई आर है, वो हम वेलोसिटी बढ़ा के n बढ़ा सकते हैं, तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और हमें कितना चाहिए, हमें mg चाहिए। तो वी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, या मैं ऐसा लिख दूँ वी स्क्वायर बाई आर जी, ये याद करते हैं अपन हमेशा, वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वी स्क्वायर बाई आर जी शुड बी, m से m कैंसिल हो गया, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ये देखो उल्टा फार्मूला आया, अभी तक म्यू आ रहा था वी स्क्वायर बाई आर जी, अब वी स्क्वायर बाई आर जी क्या आ रहा है, 1 अपॉन म्यू। तो आपको ये दो इक्वेशन लिख के वहीं हाथों हाथ कर लेना है, v की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है बात। अच्छा, एक और एग्जांपल इसी में देखें अपन कि अगर ये ब्लॉक यहाँ पर चिपका है मतलब है, और ये चीज़ एक रोटर है, रोटर ये स्टेशनरी नहीं है, सिलेंड्रिकल रूम जो है ना रोटर है, गोल घूम रहा है। जैसे कि वॉशिंग मशीन में ड्रायर होता है ना, वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, उसकी वॉल पर बहुत सारे होल्स होते हैं, उससे पानी बाहर निकलकर टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करता है, और जो अंदर कपड़ा है उससे पानी कम हो जाता है। तो कपड़ा ये इस तरीके से इसके साथ ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, इसका रेडियस मान लो कितना है, r है। तो अगर इसको इस होल से नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगी, वाटर मॉलिक्यूल को नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगी, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको नहीं मिल रहा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको नहीं मिल रहा, तो वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से पानी के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ इस छेद पर आते हैं, तो इस छेद से टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ हो जाते हैं, और ड्रायर में कपड़ा थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो ये ड्रायर का कंसेप्ट है वॉशिंग मशीन के। ठीक है। तो अपन ने जो आज एंगल ऑफ बैंकिंग पढ़ा उसी के ऊपर सारे बेस्ड क्वेश्चन हैं ये बहुत सारे। जैसे कि एक फ्रिक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ऐसा स्फेरिकल हेमी स्फेरिकल बाउल है, ठीक है, जिसका रेडियस r है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो एक कोई इंसेक्ट क्रॉल करके किस एंगुलर पोजीशन थीटा तक या बॉटम से किस हाइट h तक क्रॉल करके जा सकता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना, एक टेंजेंट ड्रॉ करना। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है। यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन का रफनेस कितना है, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू, और यहाँ पे जस्ट स्लाइड होके गिर रहा है। मतलब क्या कि यहाँ पर इसका एफबीडी बनाएंगे तो एक तो सेंटर की तरफ नॉर्मल के अलोंग नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, एक वेट लगेगा, और mg का कंपोनेंट इसको डाउन द इंक्लाइन लाना चाहता है, mg का कंपोनेंट इसको डाउन द इंक्लाइन लाना चाहता है। उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लिमिटिंग स्टैटिक यहाँ अप द इंक्लाइन लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg cos थीटा, और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन। अच्छा, नीचे की तरफ कितना है फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा, वो किसके बराबर है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है। तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू mg कॉस थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं।
तो टेन थीटा इज इक्वल टू mg से mg कैंसिल हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो ये एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बताई जा सकती है कि इतने एंगल तक ये क्रॉल करके ऊपर जा सकता है। और हाइट निकालना हो तो हाइट क्या है, तो ये रेडियस इसका r है, तो ये r है, तो इस ट्रायंगल में अगर अपन देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये r cos थीटा है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, r माइनस आर कॉस थीटा, r माइनस आर कॉस थीटा। तो ये हाइट अप टू विच इट कैन क्रॉल। और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू पता है, तो अपन एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा म्यू अपॉन 1 टेन थीटा आ जाए। तो इससे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो इससे अपन कॉस थीटा निकाल सकते हैं, तो अपनी हाइट आ जाएगी h। तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रिक्शन में बनता है। अब इसी को हम सर्कुलर मोशन में किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, तो देखिए। तो अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा टफ है, देखिए समझिए, मज़ा लीजिए इसका। एक हेमीस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस r है और इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है और एंगुलर पोजीशन विद वर्टिकल थीटा पर एक पार्टिकल रखा है मास m का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड बाउल इज़ म्यू। तो आपको बताना है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा so that this particle will rotate along with the bowl without sliding on the bowl। तो आपको फाइंड करना है ओमेगा की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू so that particle rotates with bowl without स्लाइडिंग ऑन इट। ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो इसका एबीडी बनाओ। तो इसका एबीडी बनाने के लिए देखो, इस पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, बिल्कुल लगेगी। एक वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें अगर अपन, तो अभी अपन ने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, ये 90 माइनस थीटा होता है, तो ये थीटा होता है, तो ये भी थीटा होता है। और अगर पार्टिकल की फ्रेम में अगर अपन पार्टिकल का एफबीडी बना रहे हैं तो हम बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगा देंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार एफबीडी बनाता हूँ कि जैसे आप ये इमेजिन करो कि ये ऐसा इंक्लाइन सरफेस थीटा एंगल पर ये पार्टिकल रखा है, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल के अलॉन्ग लग रही है, ये एंगल थीटा है, एक फोर्स लग रहा है mg वर्टिकल, ये ऐसा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और इधर सूडो लग रहा है कितना, m ओमेगा स्क्वायर r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है r साइन थीटा। ये रेडियस r है इसका, ये ट्रायंगल में अपन देखें तो ये r साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मैं पार्टिकल पे बैठ के पार्टिकल का एफबीडी बना रहा हूँ तो ये मुझे इक्विलिब्रियम में दिख रहा है। अब मैं ओमेगा मैक्स की बात करूँ तो देखो, अलॉन्ग द इंक्लाइन स्लाइडिंग की बात समझना, नीचे की तरफ कौन स्लाइड कराना चाहता है, mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा। ऊपर की तरफ कौन ले जाना चाहता है, सूडो का कंपोनेंट सूडो कॉस थीटा। तो अगर ओमेगा बढ़ाते जाओगे तो ये अप द इंक्लाइन वाला सूडो कॉस थीटा का कंपोनेंट जो है, सूडो कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो बढ़ता जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी होगी अप द इंक्लाइन जाने की। तो ओमेगा की एक लिमिट रखना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू की। ओमेगा मैक्सिमम निकालने में क्या होगा, टेंडेंसी टू स्लाइड अप ऐसा होगा। तो जो फ्रिक्शन है वो किधर लगेगा, फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, और जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है ये,
मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं ओमेगा की, तो ये कितना होगा, ये म्यू एन होगा। इस तरह से अब ये इक्विलिब्रियम में मुझे दिख रहा है। कितने फोर्स लग रहे हैं इस पर, तो इस रेफरेंस फ्रेम में, पार्टिकल की रेफरेंस फ्रेम में, एक तो mg है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है, तीसरा फ्रिक्शन है और चौथा सूडो है। 4 फोर्स लग रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल के अलॉन्ग नेट फोर्स 0 करो, नॉर्मल के अलॉन्ग नेट फोर्स 0 करो, तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू, इधर कितना है, mg cos थीटा प्लस सूडो साइन थीटा, mg cos थीटा प्लस सूडो मतलब m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। अच्छा, अलॉन्ग द इंक्लाइन देखो, तो सूडो इसको ऊपर ले जाना चाहता है और mg का कंपोनेंट और फ्रिक्शन मिलकर इसको रोक रहे हैं, तो मैंने लिखा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है और डाउन द इंक्लाइन लग रहा है एक तो mg और mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा और म्यू एन। अब इसमें से मुझे n हटाना है और ओमेगा लाना है, तो मैं n एक साइड करके और डिवाइड करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं म्यू एन इज इक्वल टू mg साइन थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो कैसा दिखेगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा माइनस mg साइन थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 करा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू इज इक्वल टू कितना, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा माइनस g साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ से g cos थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। ठीक है ना, m भी कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकल के। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इसको मैं इधर लेकर आया, तो ये कैसा दिखेगा, म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा माइनस g साइन थीटा। ओमेगा स्क्वायर की टर्म इकट्ठी एक तरफ कर देते हैं, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो कैसा दिखेगा, ओमेगा स्क्वायर r कॉमन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए और g साइन थीटा को इधर लेकर आए, तो क्या बन जाएगा, ये g कॉमन म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, तो इसको इधर डिवाइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा g इंटू म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई ब्रैकेट क्या है ये, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और बाहर क्या है, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, रख देते हैं r साइन थीटा, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया r साइन थीटा। इस तरह से ये ओमेगा की मैक्सिमम, ओमेगा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब जब ओमेगा मिनिमम स्क्वायर निकालने चलेंगे तो इस एफबीडी में क्या फ़र्क होगा, तो ओमेगा को मिनिमम मतलब कम कर रहे हैं, तो सूडो का कंपोनेंट सूडो कॉस थीटा कम होता जा रहा है, तो टेंडेंसी इसकी नीचे की तरफ स्लाइड होने की होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर लगने लगेगा, मतलब सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी, एफबीडी में फ्रिक्शन ऊपर लगने लगेगा, टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन हो जाएगा। तो म्यू की जगह माइनस म्यू रख दो, इस एक्सप्रेशन में म्यू की जगह माइनस म्यू लिख दो, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन ऑफ ओमेगा मिन स्क्वायर। समझ गए ना, मतलब यहाँ पे माइनस म्यू कर दो, यहाँ पे ये माइनस म्यू है तो ऑटोमेटिकली प्लस म्यू हो जाएगा, उस प्रकार से ओमेगा मिनिमम स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमने ओमेगा मिन एंड ओमेगा मैक्स निकाला, सो दैट पार्टिकल रोटेट्स विद बाउल विदाउट स्लाइडिंग ऑन इट। ऐसा ये एक सुंदर सा क्वेश्चन है। तो यहाँ
इस लेक्चर को अपन स्टॉप करते हैं। हमने सर्कुलर प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे और कंसेप्ट उसके सीखे। अब इसके बाद में आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम अब नेक्स्ट वर्टिकल सर्कल में काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू।